नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका TUV ग्लोबल इंडिया के इस ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल इंप्रूवमेंट टेक्निक की, जिसका नाम है DMAIC मेथडोलॉजी। यह एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जो सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी का को हिस्सा है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल या प्रोसेस इंप्रूवमेंट से जुड़े हैं, तो DMAIC को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह मेथड आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि कैसे किसी प्रोसेस की परफॉर्मेंस को एनालाइज करके उसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को और जानते हैं आखिर DMAIC है क्या और कैसे इसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। इंट्रोडक्शन टू DMAIC। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि DMAIC असल में है क्या। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, यह सिक्स सिग्मा की एक को मेथडोलॉजी है, जिसका उपयोग किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे प्रोसेस जो अपनी परफॉर्मेंस टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। DMAIC हमें एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क देता है, जिसके जरिए हम किसी समस्या को आइडेंटिफाई करते हैं, उससे जुड़ा डेटा एनालाइज करते हैं और फिर ऐसे इंप्रूवमेंट्स इंप्लीमेंट करते हैं जो मेजरेबल रिजल्ट्स देते हैं। यह अप्रोच टीम वर्क, प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग और कंटिन्यूअस लर्निंग पर जोर देता है, यानी हर व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट और प्रोसेस की गहरी समझ इस मेथडोलॉजी की नींव है। DMAIC का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं है। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विस इंडस्ट्री में हो या बिजनेस ऑपरेशंस में, यह मेथड हर जगह लागू होता है। यह अप्रोच डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग पर आधारित है, यानी हर निर्णय फैक्ट्स और एनालिसिस के आधार पर लिया जाता है, न कि सिर्फ अंदाजे पर। और जब ऑर्गेनाइजेशंस इस मेथड को सही तरीके से फॉलो करती हैं, तो उन्हें मिलती है बेटर क्वालिटी, हायर प्रोडक्टिविटी और वेस्ट रिडक्शन। साथ ही कंट्रोल मैकेनिज्म्स के जरिए ये इंप्रूवमेंट सस्टेनेबल भी रहती हैं, यानी एक बार जो सुधार किए जाएं, वो लंबे समय तक बने रहें। पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ DMAIC। तो दोस्तों, अब बात करते हैं DMAIC मेथडोलॉजी की पर्पस और उसकी इंपॉर्टेंस की, क्योंकि किसी भी इंप्रूवमेंट टूल को समझने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि उसका असली मकसद क्या है। DMAIC हमें एक डिसिप्लिन्ड और लॉजिकल अप्रोच देता है, यानी कोई भी प्रोसेस रिलेटेड प्रॉब्लम अब अंदाजे या पर्सनल ओपिनियन से नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सॉल्व की जाती है। इस मेथडोलॉजी का सबसे बड़ा पर्पस यही है कि जो भी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स किए जाएं, वो फैक्ट्स और डेटा पर आधारित हों, ताकि जो सॉल्यूशंस मिलें वो इफेक्टिव भी हों और मेजरेबल भी। DMAIC के यूज से ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्रोसेस के असली रूट कॉजेस को पहचान पाती हैं, यानी सिर्फ सिम्टम्स नहीं, बल्कि प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचा जा सकता है। और जब रूट कॉज एलिमिनेट होता है, तो इनएफिशिएंसीज कम होती हैं और ओवरऑल प्रोसेस परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इसके साथ ही DMAIC एक ऐसी कल्चर को प्रमोट करता है जहां हर लेवल पर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर ध्यान दिया जाता है। मैनेजमेंट से लेकर शॉप फ्लोर तक हर कोई प्रोसेस बेटरमेंट में अपना योगदान देता है। यह अप्रोच एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रदान करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जिससे हर स्टेप लॉजिकल सीक्वेंस में चलता है। साथ ही ये वेरिएशन को रिड्यूस करके प्रोसेस कैपेबिलिटी को एनहांस करती है, यानी आउटपुट ज्यादा कंसिस्टेंट और रिलायबल होता है। और सबसे अच्छी बात, DMAIC टीम वर्क और अकाउंटेबिलिटी दोनों को एनकरेज करता है, ताकि पूरी टीम एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करे। डिफाइन फेज। अब जब हमें ये समझ आ गया कि DMAIC क्यों जरूरी है, तो चलिए इसके पहले और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप डिफाइन फेज की बात करते हैं। दोस्तों, डिफाइन फेज को पूरी DMAIC मेथडोलॉजी की नींव कहा जाता है, क्योंकि अगर शुरुआत सही दिशा में नहीं हुई, तो इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट का आउटकम भी सही नहीं होगा। इस फेज का मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना, प्रोजेक्ट के गोल्स को सेट करना और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को समझना। डिफाइन फेज ये सुनिश्चित करता है कि प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोग एक ही पर्पस और आउटकम को लेकर अलाइंड हों। जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होती है, तो टीम को ये समझ आता है कि हमें किस डायरेक्शन में इंप्रूवमेंट करनी है। इस स्टेज में सबसे पहले हम प्रॉब्लम और प्रोजेक्ट गोल्स को साफ साफ डिफाइन करते हैं, यानी क्या इश्यू है, क्यों है और इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके बाद हम कस्टमर नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं CTQS क्रिटिकल टू क्वालिटी। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं।
डिफाइन फेज में प्रोजेक्ट की स्कोप और बाउंड्रीज भी तय की जाती हैं, यानी प्रोजेक्ट कहां तक लिमिटेड रहेगा और किन चीजों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। फिर हम बनाते हैं एक हाई लेवल प्रोसेस मैप या SIPOC डायग्राम, जिससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि प्रोसेस में कौन कौन से इनपुट्स और आउटपुट्स शामिल हैं और स्टेक होल्डर्स कौन हैं। अंत में इस फेज में एक प्रोजेक्ट चार्टर तैयार किया जाता है, जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टाइमलाइंस को फॉर्मलाइज करता है। यानी ये एक तरह का अग्रीमेंट होता है पूरी टीम के बीच कि हम किस डायरेक्शन में, किस गोल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। की टूल्स यूज्ड इन डिफाइन फेज। डिफाइन फेज में हमारा मैं गोल होता है प्रॉब्लम को गहराई से समझना, प्रोजेक्ट की फाउंडेशन को मजबूत बनाना और ये तय करना कि सक्सेस एक्चुअली दिखेगा कैसा। इसलिए इस स्टेज में हम कुछ बहुत ही इफेक्टिव टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमें क्लैरिटी और डायरेक्शन दोनों देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट चार्टर की। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोजेक्ट का पर्पस, गोल्स और टीम मेंबर्स की रोल्स को डिफाइन करता है। यही डॉक्यूमेंट पूरी टीम को एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर लाता है कि हम किस प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं और क्यों। इसके बाद आता है SIPOC डायग्राम। SIPOC का मतलब है सप्लायर्स, इनपुट्स, प्रोसेस, आउटपुट्स और कस्टमर्स। ये डायग्राम हमें प्रोसेस का एक हाई लेवल ओवरव्यू देता है, यानी प्रोसेस कहां से शुरू होता है, क्या क्या इनपुट्स लगते हैं और आखिर में आउटपुट किसे मिलता है। SIPOC से प्रोजेक्ट बाउंड्रीज बहुत साफ समझ आती हैं। तीसरा टूल है वॉइस ऑफ कस्टमर VOC, जो हमें कस्टमर की एक्चुअल एक्सपेक्टेशंस और नीड्स समझने में मदद करता है, क्योंकि अगर हम कस्टमर की आवाज नहीं सुनेंगे तो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का रियल इम्पैक्ट नहीं मिल पाएगा। इसके बाद आते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट और गोल स्टेटमेंट। ये दोनों प्रोजेक्ट की दिशा तय करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बताता है कि इशू क्या है और गोल स्टेटमेंट ये बताता है कि हम किस रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों मिलकर टीम को फोकस बनाए रखते हैं। और अंत में आता है स्टेक होल्डर एनालिसिस, जिससे हम ये समझते हैं कि प्रोजेक्ट में कौन कौन लोग शामिल हैं, उनका इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस कितना है और किसे किस स्टेज पर इन्वॉल्व करना जरूरी है। इन सभी टूल्स का सही इस्तेमाल ये सुनिश्चित करता है कि प्रोजेक्ट की शुरुआत एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और क्लियर ऑब्जेक्टिव्स के साथ हो, और यही क्लैरिटी आगे के फेजेस, मेजर और एनालाइज में इफेक्टिव डेटा कलेक्शन और एनालिसिस की स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करती है। मेजर फेज। अब हम पहुंच चुके हैं DMAIC के दूसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप पर, जिसे कहते हैं मेजर फेज। डिफाइन फेज में हमने प्रॉब्लम को क्लियरली आइडेंटिफाई किया था और प्रोजेक्ट के गोल्स सेट किए थे। अब मेजर फेज में हमारा फोकस होता है डेटा को कलेक्ट करना और प्रोसेस की करंट परफॉर्मेंस को समझना। इस स्टेज में हम ये जानते हैं कि अभी प्रोसेस कहाँ खड़ा है, यानी उसकी एक्चुअल स्थिति क्या है, क्योंकि बिना डेटा के हम ये तय नहीं कर सकते कि इंप्रूवमेंट हुआ भी या नहीं। इसीलिए मेजर फेज हमें एक बेसलाइन देता है जिससे हम बाद में होने वाले इंप्रूवमेंट्स की तुलना कर सकें। इस फेज की सबसे बड़ी ताकत है एक्यूरेसी, क्योंकि अगर मेजरमेंट सही नहीं होगा तो एनालिसिस और डिसीजंस भी गलत हो सकते हैं। मेजर फेज के दौरान हम सबसे पहले की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs को डिफाइन करते हैं, यानी वो क्रिटिकल मैट्रिक्स जिनसे प्रोसेस परफॉर्मेंस को मापा जाएगा। फिर हम करंट प्रोसेस परफॉर्मेंस से जुड़ा डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे साइकिल टाइम, डिफेक्ट रेट, थ्रूपुट आदि। इसके बाद आता है मेजरमेंट सिस्टम वैलिडेशन, यानी यह सुनिश्चित करना कि हमारा मेजरमेंट सिस्टम एक्यूरेट और कंसिस्टेंट है। अगर डेटा अनरिलायबल हुआ तो पूरी एनालिसिस वीक पड़ जाती है। फिर हम प्रोसेस में मौजूद वेरिएशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर्स परफॉर्मेंस को फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ये स्टेप हमें ये समझने में मदद करता है कि स्टेबिलिटी कितनी है और वेरिएशन कहां से आ रही है। और अंत में इस फेज में हम एक बेसलाइन एस्टैब्लिश करते हैं जो फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स को मेजर करने का रेफरेंस पॉइंट बनता है। मेजर फेज को आप फाउंडेशन कह सकते हैं पूरे DMAIC प्रोसेस की, क्योंकि यहीं से हमें वो रिलायबल डेटा मिलता है जो अगले फेज, एनालाइज फेज में सही कंक्लूजन्स और डिसीजंस लेने में मदद करता है। एनालाइज फेज। डिफाइन फेज में हमने प्रॉब्लम को समझा, मेजर फेज में हमने डेटा कलेक्ट करके करंट परफॉर्मेंस को जाना, और अब एनालाइज फेज में हमारा फोकस होता है उन असली कारणों, रूट कॉजेज को ढूंढना जो प्रोसेस परफॉर्मेंस को प्रभावित कर रहे हैं। इस फेज का मैं ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो इश्यूज हमने पहले आइडेंटिफाई किए थे उनके पीछे की रियल वजहें क्या हैं, उन्हें समझा जाए, क्योंकि कई बार जो दिखता है वो प्रॉब्लम नहीं होता,
वो सिर्फ सिम्टम होता है। एनालाइज फेज इन सिम्टम्स से आगे जाकर असली कारणों को सामने लाता है। इस स्टेज में हम कलेक्टेड डेटा का गहराई से अध्ययन करते हैं। डेटा में मौजूद ट्रेंड्स, वेरिएशंस और पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि प्रोसेस में इंस्टेबिलिटी या डिफेक्ट्स किस वजह से आ रहे हैं। फिर हम इस्तेमाल करते हैं रूट कॉज एनालिसिस टूल्स जैसे फिशबोन डायग्राम, जिसे इशिकावा डायग्राम भी कहा जाता है, या 5 व्हाइस टेक्निक। इन टूल्स की मदद से हम लॉजिकली और विजुअली ये समझते हैं कि प्रॉब्लम के पीछे कौन कौन से संभावित कारण हो सकते हैं। एनालाइज फेज में सिर्फ कॉजेज ढूंढना ही नहीं, बल्कि उन्हें वैलिडेट करना भी जरूरी होता है। इसलिए हम डेटा और स्टैटिस्टिकल मेथड्स का उपयोग करते हैं ताकि यह कंफर्म हो सके कि जो कारण हमने पहचाने हैं वो सच में परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद हम उनकी फैक्टर्स को पहचानते हैं जो प्रोसेस परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, और फिर इन कॉजेस को उनके इम्पैक्ट के आधार पर प्रायोरिटाइज किया जाता है। यानी पहले किस इशू को टैकल करना चाहिए ताकि इंप्रूवमेंट सबसे इफेक्टिव हो। एनालाइज फेज को आप प्रोजेक्ट का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से हमें क्लियर पिक्चर मिलती है कि प्रॉब्लम है कहाँ और उसकी जड़ कितनी गहरी है, और यही क्लैरिटी हमें अगले फेज, इंप्रूव फेज के लिए तैयार करती है, जहां हम एक्चुअल सॉल्यूशंस डिजाइन करेंगे। इंप्रूव फेज का मुख्य उद्देश्य होता है ऐसे प्रैक्टिकल और इफेक्टिव सॉल्यूशंस डेवलप करना जो प्रोसेस परफॉर्मेंस को वास्तव में बेहतर बना सकें। इस स्टेज में टीम एक साथ बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है, नई आइडियाज जनरेट करती है और क्रिएटिव थिंकिंग टूल्स का इस्तेमाल करती है ताकि मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशंस सामने आएं। ये फेज इनोवेशन और टीम वर्क दोनों को बढ़ावा देता है, क्योंकि हर मेंबर अपनी पर्सपेक्टिव से कोई ना कोई यूनिक सॉल्यूशन दे सकता है। फिर इन आइडियाज को एवेल्युएट किया जाता है, यानी कौन सा सॉल्यूशन टेक्निकली पॉसिबल है, कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव है और कौन सा लॉन्ग टर्म में सस्टेन किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं पायलट रन्स या सिमुलेशंस, जहां इन सॉल्यूशंस को छोटे पैमाने पर टेस्ट किया जाता है। इससे हमें ये वैलिडेट करने में मदद मिलती है कि प्रपोज्ड चेंजेस वाकई प्रोसेस को इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं। जब सॉल्यूशंस सफलतापूर्वक वैलिडेट हो जाते हैं तो उन्हें पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किया जाता है, यानी प्रोसेस में एक्चुअल बदलाव किए जाते हैं। इसके बाद हम मेजर करते हैं कि इन चेंजेस का इम्पैक्ट क्या रहा, क्या परफॉर्मेंस में वाकई इंप्रूवमेंट आया है और क्या नए रिजल्ट्स हमारे बेसलाइन डेटा से बेहतर हैं या नहीं। इंप्रूव फेज को आप एक्शन का फेज कह सकते हैं, जहां सोच से ज्यादा करना मायने रखता है। यहीं पर टीम अपने आइडियाज को रियलिटी में बदलती है और प्रोसेस को एक नए लेवल की एफिशिएंसी और क्वालिटी तक पहुंचाती है। कंट्रोल फेज, इस फेज का मैं उद्देश्य होता है जो इंप्रूवमेंट्स हमने अचीव किए हैं उन्हें लंबे समय तक मेंटेन और सस्टेन करना, यानी अब फोकस होता है प्रोसेस को स्टेबल बनाने पर। कंट्रोल फेज में सबसे पहले हम बनाते हैं कंट्रोल प्लान्स और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स सॉप्स, ताकि नया प्रोसेस स्टैंडर्डाइज्ड हो जाए और हर कोई एक ही तरीके से काम करे। ये कंसिस्टेंसी सुनिश्चित करता है। इसके बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं मॉनिटरिंग सिस्टम्स जो प्रोसेस परफॉर्मेंस को लगातार ट्रैक करते हैं, जैसे डैशबोर्ड्स या कंट्रोल चार्ट्स, जो हमें अर्ली वार्निंग देते हैं अगर परफॉर्मेंस में कोई वेरिएशन दिखे। कंट्रोल फेज में डॉक्यूमेंटेशन और फॉलोअप बहुत जरूरी होते हैं। हर बदलाव को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया जाता है ताकि फ्यूचर में क्लैरिटी बनी रहे कि किस स्टेप पर क्या इंप्रूवमेंट किया गया था। इसके अलावा एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे नए मेथड्स और अपडेटेड स्टैंडर्ड्स को समझें और इफेक्टिवली फॉलो कर सकें, क्योंकि अगर लोगों को चेंज समझ में नहीं आएगा तो इंप्रूवमेंट स्टिक नहीं पाएंगे। अंत में कंट्रोल फेज अकाउंटेबिलिटी पर जोर देता है, यानी कौन व्यक्ति किस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और पीरियोडिक रिव्यूज के जरिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि प्रोसेस में कोई डिविएशन नहीं आ रहा। संक्षेप में कहें तो कंट्रोल फेज प्रोसेस इंप्रूवमेंट की सिक्योरिटी लेयर है। ये सुनिश्चित करता है कि जो प्रोग्रेस हमने हासिल की है वो सिर्फ टेम्पररी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल हो। और दोस्तों, इसी के साथ DMAIC मेथडोलॉजी का पूरा साइकिल पूरा होता है। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव और कंट्रोल। अगर हर फेज को सही तरीके से फॉलो किया जाए तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोसेस को कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर सकती है और अचीव कर सकती है बेटर क्वालिटी, हायर प्रोडक्टिविटी और जीरो डिफेक्ट्स की दिशा में सफलता। बेनिफिट्स ऑफ DMAIC।
जैसा कि हमने पिछले हिस्से में समझा, DMAIC मेथडोलॉजी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देती है। अब बात करते हैं आखिर इस मेथडोलॉजी के फायदे, बेनिफिट्स क्या हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को इससे क्या वैल्यू मिलती है। सबसे पहले, DMAIC प्रोसेस वेरिएशन और डिफेक्ट्स को काफी हद तक कम करता है। जब हर चरण में डेटा का उपयोग किया जाता है तो एरर्स की पहचान और सुधार साइंटिफिक तरीके से किया जा सकता है। इससे कंसिस्टेंसी बढ़ती है और रीवर्क या स्क्रैप जैसी समस्याएं घटती हैं। दूसरा बड़ा बेनिफिट है प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन में सुधार। जब प्रोसेस स्टेबल और एफिशिएंट होती है तो आउटपुट की क्वालिटी अपने आप बेहतर होती है और यही क्वालिटी अंत में कस्टमर एक्सपीरियंस को अपलिफ्ट करती है। तीसरा लाभ है एफिशिएंसी में बढ़ोतरी और वेस्ट में कमी। DMAIC की मदद से नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज की पहचान की जाती है और उन्हें एलिमिनेट किया जाता है। इसका सीधा असर प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट सेविंग पर पड़ता है। इसके अलावा यह मेथडोलॉजी टीमवर्क और डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करती है। हर निर्णय फैक्ट्स और फिगर्स पर आधारित होता है, न कि असम्पशंस पर। इससे टीम अलाइनमेंट मजबूत होता है और हर व्यक्ति इंप्रूवमेंट जर्नी का हिस्सा बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण, DMAIC मेजरेबल और सस्टेनेबल बिजनेस रिजल्ट्स देता है। यानी जो भी सुधार आप करते हैं वो लंबे समय तक मेंटेन रहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह DMAIC न सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है बल्कि एक माइंडसेट है जो हर एम्प्लॉय को कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की दिशा में सोचने और काम करने के लिए प्रेरित करता है। कॉमन चैलेंजेस इन DMAIC इम्प्लीमेंटेशन। जैसा कि हमने देखा, DMAIC एक पावरफुल और रिजल्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी है। लेकिन किसी भी सिस्टम की तरह इसकी सफलता भी इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितनी सही तरह से लागू किया गया है। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस इस मेथडोलॉजी को तो अपनाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कुछ चैलेंजेस सामने आ जाते हैं जो इंप्रूवमेंट जर्नी को धीमा कर देते हैं। सबसे पहले चैलेंज आता है इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट डेटा कलेक्शन। DMAIC पूरी तरह डेटा ड्रिवन अप्रोच पर आधारित है और अगर डेटा ही सही नहीं होगा तो एनालिसिस और डिसीजंस दोनों गलत दिशा में जा सकते हैं। इसलिए एक्यूरेट डेटा कलेक्शन सबसे जरूरी कदम है। दूसरा बड़ा इशू है टीम मेंबर्स का रेजिस्टेंस टू चेंज। जब भी कोई नया सिस्टम या प्रोसेस लाया जाता है, कुछ लोग उसे अपनाने में हिचकिचाते हैं। ऐसे में मैनेजमेंट को चाहिए कि वो टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग दे और उन्हें चेंज के बेनिफिट्स समझाए। तीसरी चैलेंज होती है मैनेजमेंट सपोर्ट या रिसोर्सेज की कमी। अगर लीडरशिप का बैकिंग नहीं होगा तो प्रोजेक्ट ना तो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो पाएगा और ना ही सस्टेन हो पाएगा। इसलिए टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। अगली समस्या है पुअर प्रॉब्लम डेफिनेशन। अगर प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही प्रॉब्लम सही तरह से डिफाइन नहीं की गई तो पूरी डायरेक्शन गलत हो सकती है। इसलिए डिफाइन फेज में क्लैरिटी और अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। और अंत में कई बार ऑर्गेनाइजेशंस इंप्लीमेंटेशन के बाद मॉनिटरिंग और फॉलोअप में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाती। इसका नतीजा ये होता है कि इंप्रूवमेंट्स धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और पीरियोडिक रिव्यू ही इस समस्या का समाधान है। इसलिए याद रखिए, DMAIC सिर्फ मेथडोलॉजी नहीं, एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। अगर इन चैलेंजेस को सही तरीके से हैंडल किया जाए तो सबसे कॉम्प्लेक्स इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स भी लॉन्ग टर्म और इम्पैक्टफुल रिजल्ट्स दे सकते हैं। केस स्टडी। अब तक हमने DMAIC के हर फेज को डिटेल में समझा, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव और कंट्रोल। लेकिन अब देखते हैं कि ये पूरी मेथडोलॉजी एक्चुअल सिचुएशन में कैसे काम करती है। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बार बार कस्टमर कंप्लेंट्स मिल रही थी डिफेक्टिव पार्ट्स की वजह से। हर बार रीवर्क और रिजेक्शन से कॉस्ट भी बढ़ रही थी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी घट रही थी। ऐसे में कंपनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए DMAIC अप्रोच अपनाई। डिफाइन फेज में टीम ने प्रॉब्लम को क्लियरली आइडेंटिफाई किया, डिफेक्टिव पार्ट्स की वजह से कस्टमर कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं। साथ ही प्रोजेक्ट का क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट किया कि डिफेक्ट्स को कम से कम 50% तक रिड्यूस करना है। फिर मेजर फेज में उन्होंने करंट डिफेक्ट रेट का डेटा कलेक्ट किया और बेसलाइन परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश किया। इससे उन्हें साफ पता चला कि डिफेक्ट्स कितनी बार और किन मशीन्स पर ज्यादा हो रहे हैं। एनालाइज फेज में टीम ने कलेक्टेड डेटा का एनालिसिस किया और पाया कि मेजर रूट कॉज था इनकरेक्ट मशीन सेटिंग्स। यानी मशीनों की कैलिब्रेशन और सेटअप सही नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण पार्ट्स में वेरिएशन आ रहा था। इंप्रूव फेज में टीम ने मशीन सेटिंग्स को स्टैंडर्डाइज किया, ऑपरेटर ट्रेनिंग करवाए और सेटअप पैरामीटर्स को सही किया।
इसके बाद ट्रायल रन्स और पायलट टेस्टिंग के जरिए इंप्रूवमेंट्स को वैलिडेट किया गया और अंत में कंट्रोल फेज में उन्होंने कंट्रोल चार्ट्स इंप्लीमेंट किए ताकि प्रोसेस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जा सके और फिर से वही गलती दोहराई न जाए। परिणाम, डिफेक्ट रेट में 60% की कमी आई, कस्टमर कंप्लेंट्स घट गईं, प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ी और प्रोसेस ज्यादा स्टेबल हो गया। ये केस स्टडी हमें ये सिखाती है कि अगर DMAIC को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो मेजरेबल इंप्रूवमेंट्स और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दोनों हासिल की जा सकती हैं। समरी, तो दोस्तों, अब जब हमने DMAIC की पूरी मेथडोलॉजी स्टेप बाय स्टेप समझ ली है, तो चलिए एक बार जल्दी से इसका पूरा सारांश देख लेते हैं। DMAIC एक स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड अप्रोच है जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को हासिल करने में मदद करती है। इसमें 5 की फेजेस होते हैं: डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव और कंट्रोल। डिफाइन फेज में हम प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करते हैं और प्रोजेक्ट के गोल्स सेट करते हैं ताकि पूरी टीम एक कॉमन डायरेक्शन में काम कर सके। मेजर फेज में हम करंट परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली मेजर करते हैं और रेलेवेंट डेटा कलेक्ट करते हैं जिससे हमें समझ आता है कि प्रोसेस में गैप्स कहाँ हैं। एनालाइज फेज में हम कलेक्टेड डेटा को स्टडी करते हैं ताकि ट्रू रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई किया जा सके, यानी समस्या के असली कारण क्या हैं। इंप्रूव फेज में उन्हीं कॉजेस को दूर करने के लिए प्रैक्टिकल और टेस्टेड सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट किए जाते हैं जिससे प्रोसेस परफॉर्मेंस बेहतर होती है। और अंत में कंट्रोल फेज इंश्योर करता है कि जो इंप्रूवमेंट्स हासिल की गई हैं वो लंबे समय तक बनी रहें। इसके लिए कंट्रोल प्लान्स, मॉनिटरिंग सिस्टम्स और रेगुलर रिव्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह अप्रोच सिर्फ एफिशिएंसी नहीं बढ़ाती, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी की कल्चर को भी मजबूत करती है। और याद रखिए, कंटिन्यूअस लर्निंग और हर टीम मेंबर की कमिटमेंट ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की असली कुंजी है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की ट्रेनिंग DMAIC मेथडोलॉजी पर। उम्मीद है अब आपको हर फेज डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव और कंट्रोल का पर्पस और यूज साफ समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल TUV ग्लोबल इंडिया को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही क्वालिटी ट्रेनिंग्स मिलती रहें।